चलो देखिए, पिछली क्लास में हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक देख चुके थे ना। आज देखेंगे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम वन के सापेक्ष, या बोल सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? तो लिखिए कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। प्रतीक जैसे 1n2 या 2n1। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। इसका मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। क्लियर? देखिए, अब जैसे इसको लिखना चाहें 1n2, तो देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यही कहलाता है क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम क्या लिखते हैं? n2 अपान क्या? n1। इसको लिखते हैं n2 अपान n1। तो अब देखिए n बराबर आपने पढ़ा होगा c/v होता है, पढ़े हैं? n बराबर c/v। तो जैसे यहाँ n2 कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? v2। c में 2 क्यों नहीं लगाए हम? चूंकि c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये वैल्यू फिक्स होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। तो अब देखिए n2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? c/v2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम n1 बराबर लिख सकते हैं c/v1। क्लियर? अब देखिए c से c क्या हुआ? कैंसिल। अब ये v कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो 1n2 बराबर आएगा v1 बटे क्या? v2। यानी सापेक्ष अपवर्तनांक को आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ना, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को ना क्या बोलेंगे? कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा कोई दूसरा माध्यम लेंगे, उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आगे आता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से, ये तो उसमें था कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ हम क्या देखेंगे? अपवर्तन देखेंगे। देखिए, अपवर्तन के लिए कम से कम 2 माध्यमों का होना जरूरी है। कितने माध्यम? 2, कम से कम 2। सपोज करते हैं ये हम कोई ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मान लेते हैं इधर साइड जल है। क्या है? जल है। और इधर क्या है? वायु है। या ऐसे ना मान के, जल वाले ना मान के, आप ये मानिए कि ऊपर जो माध्यम है वो n1 है और नीचे माध्यम n2 है। यानी वो अलग एक माध्यम है और ये एक अलग माध्यम है। इसका अपवर्तनांक कुछ अलग है, इसका अपवर्तनांक कुछ अलग है। ठीक है? इसको अब क्या, ये माध्यम 1 हुआ और ये माध्यम 2 हुआ। क्लियर? अब हम देखेंगे कि आखिर में प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो आप ये बोलेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से मान लेते हैं ये हमारी प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। अब विचलित होने के इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है। तो
सपोज करते हैं हम एक कंडीशन ले लेते हैं, देखिए थोड़ा तिरछी हो गई ना। तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से वह थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और यही घटना ही कहलाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से जैसे हम देखेंगे डालेंगे लंब, देखिए कभी क्या होता है, लंब की ओर झुकती है और कभी लंब से दूर हटती है। ये कब दूर हटती है, कब आपके पास आती है, तो ये सब अभी बताएंगे। ठीक है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ये क्लियर हुआ ना। आगे आता है आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, लिखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलित होने की घटना ही, प्रकाश किरण के विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर? चलिए इसको देखिए, जैसे उसमें एक सतह हमने बनाया था उसको माना था क्या, परावर्तक तल। क्या माना था? परावर्तक तल। हमने यही तो बताया था ना, जब हमने परावर्तन पढ़ा था तो उसमें ऐसे फिगर बना के ऐसे किया था ना, और इसको माना था, इसको बोला था क्या, परावर्तक तल। क्या बोले थे? परावर्तक तल। ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा अपवर्तक तल। क्या हो जाएगा? अपवर्तक तल। जैसे उसमें हमने माना था आपतित किरण ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपतित किरण। उसमें हमने माना था परावर्तित किरण, लेकिन इसमें क्या होगा, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा? अपवर्तित। चूंकि यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। इधर हमने ये माना था अभिलंब ना, तो ये भी क्या होगा, अभिलंब ही होगा। क्लियर? और ये हमने क्या, अपवर्तक बिंदु होगा। क्या होगा? अपवर्तक बिंदु होगा। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमने परावर्तक तल, अब इसकी डिफिनीशन हम लिखाएंगे नहीं, ठीक है, जो पीछे बताया जा चुका है वैसे ही। आपतित किरण का क्या डिफिनीशन होता है, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपवर्तक तल क्या होता है, जैसे उसमें हमने बताया था परावर्तक तल, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तक तल। यानी वो ऐसा सतह होगा जो दो माध्यमों को अलग करेगा। क्या करेगा? दो माध्यमों को अलग करने वाला तल ही क्या कहलाया जाएगा, अपवर्तक तल। यानी यहीं से प्रकाश की किरण या तो उधर मुड़ जाएगी या तो इधर मुड़ जाएगी, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे आता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम। रूल ऑफ, हेडिंग बना लीजिए, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के नियम।
देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम में क्या होगा कि जैसे हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था ना, उसमें कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम पढ़े थे। तो सेम एज इट इज इसमें भी कितने नियम पढ़ेंगे? 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। पहला नियम उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपतित किरण ना परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? पहला नियम में आपतित किरण अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित है, यहाँ क्या हो जाएगा? अपवर्तित। यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर खींचा गया, या इसी को आप आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। क्यों? चूंकि किरण आपतित यही हो रही है ना, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है। तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है। ये आपका हो गया पहला रूल, ठीक है। तो पहला नियम आप लोग लिखिए, ठीक है। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर? देखिए दूसरा नियम, ये प्रथम नियम तो हो गया आपका। फर्स्ट लॉ हो गया ना। सेकंड लॉ देखेंगे, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, पता है ना? स्नेल्स लॉ, यानी जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उस नियम को क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वो डायरेक्ट लिख देता है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम बताइए, ठीक है। और स्नेल का नियम थोड़ा आपके चैप्टर में काफी ज्यादा यूज भी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिए। स्नेल ने क्या बताया था, ठीक है। स्नेल ने क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या, या आप ऐसे बता सकते हैं किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित, देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अगर देखिए आप अलग अलग लेंगे तो अलग अलग बिहेव करेंगे, जाहिर सी बात है। जैसे कोई भी टीचर होगा अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। अब हम केमिस्ट्री पढ़ाएं, नहीं हम फिजिक्स पढ़ाएं, सर केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो आप हम दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सही पढ़ा रहा है, क्योंकि एरिया दोनों लोग का क्या है? अलग है। अगर हम भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई अदर भी आके फिजिक्स से ही पढ़ाए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सही पढ़ा रहा है। तो जस्ट ऐसे ये भी है, अगर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के हम प्रकाश ले लेंगे तो हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बोलेंगे? किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है, और ये अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। तो इन्होंने बोला आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब क्या होता है? साइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इन्होंने बताया कि जो आपतन कोण की ज्या होता है, इसलिए ने यह बताया कि जब कोई प्रकाश अपवर्तित होती है उसमें बनेगा एक आपतन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण, यही तो बनेगा। तो उन्होंने ये बताया कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आप लोग पढ़े होंगे ना, ज्या को ज्या मतलब साइन कॉट ये सब पढ़े, तो ज्या मतलब होता है साइन। तो साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और यही नियत वैल्यू ही हो जाती है 1 या 2, यानी ये होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? इतना क्लियर? यहाँ समझ आया? ये अब हमने क्या बताया कि जैसे माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाएगी वहाँ उसका अपवर्तन होगा। जिस प्रकार से परावर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होंगे। पहला नियम सेम रहेगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? सदैव नियतांक होता है। आप यहाँ से देखेंगे तो साइन आई अपान में
साइन आर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n2/n1 कर सकते हैं। अभी हमने पीछे बताया था। अब देखेंगे, अब n1 का मान यहाँ आएगा तो n1 साइन आई हो जाएगा, क्लियर, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n2 साइन आर। ये नियम होता है किसका, स्नेल का नियम। किसका होता है, स्नेल का नियम। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। पहला नियम लिख चुके हैं, सेकंड नियम लिखे। ये किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, का अनुपात सदैव नियतांक होता है, सदैव नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू 1n2। और ये होता है क्या, अपवर्तनांक। साइड में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं नियतांक, क्योंकि ये वैल्यू कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, नियतांक बोल देंगे। आप अर्थात लिखिए, यहाँ से ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं, एक दो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1 है तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो